नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा में राजनीति दो धुरी पर चल रही है, जैसे कि पहले भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जहां पर बीजेपी आज अपने मंत्रिमंडल जो गठन है वो कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज भी अपनी आपसी खींचतान में उलझती हुई है वो नज़र आ रही है। क्योंकि पहले दीपेंद्र हुड्डा, उसके बाद जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष थे उदय भान, वो ईवीएम को लेकर है वो बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हार हुई है वो ईवीएम के कारण है वो हुई है। और कल देर रात को एक इमरजेंसी मीटिंग है वो दिल्ली बुलाई गई। मतलब जो नेता प्रतिपक्ष हैं उसको लेकर खींचतान है वो कांग्रेस में है वो मची हुई है। जहां पर एक तरफ बीजेपी बड़ा स्मूथली अपना मंत्रिमंडल है वो हरियाणा की जनता के सामने पेश कर रही है। नायब सिंह सैनी ने जैसे कि कहा था कि 24,000 युवाओं को है वो नौकरी देने के बाद शपथ ग्रहण करेंगे, वो चीज़ें उन्होंने कर दी है। दूसरी तरफ पहले दिन से ही जहां पर होता ये है कि हार से सबक लेना चाहिए, लेकिन उल्टा कुछ हो रहा है। सतपाल पहलवान मेरे साथ हैं। पहलवान जी, आमतौर पर देखा जाता है कि हार के बाद पार्टी चिंतन मंथन करती हैं और हार के जो असली कारण हैं, जो वजह हैं, वो लोगों को भी बताती हैं, मीडिया के सामने है रखती हैं। लेकिन इस हार के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। उदय भान कह रहे हैं कि मेरी हार भी ईवीएम के कारण हुई है और अन्य कई जगह पर ऐसा हुआ है। कहाँ तक जायज़ है कांग्रेस के नेता जो ये कह रहे हैं? प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपके व्यूवर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। जहाँ तक आपने प्रश्न ईवीएम का कराया, मैं एक मोटा उदाहरण आपके समक्ष देता हूँ। जब तक आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो डॉक्टर उस बीमारी का डायग्नोज पूरी तरह ना कर करके, वैसे अगर आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर आपको सेराडोन की गोली दे देगा जी, तो इलाज थोड़ा हो जाएगा। पेट का दर्द तो बरालगन की गोली तो ठीक होगा। भाई ईवीएम की जहाँ तक आप बात ईवीएम की करने लग रहे हो, आप पीछे मुड़ के ये भी तो देखो ना, हकीकत क्या है। जब तक आप सही डायग्नोज नहीं करोगे तब तक आप पार्टी को सर्वाइव किस तरीके से कर पाओगे। ईवीएम से तो पार्टी खड़ी नहीं होती ना, ईवीएम से पार्टी मरती। ईवीएम की जहाँ तक बात है तो कम से कम मैं ये मान कर चलता हूँ प्रवीण जी, कम से कम 10-12 सीटें ऐसी हैं जो मेरी नॉलेज में हैं। चाहे आप शारदा राठौड़ को ले लो, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी की वहाँ पर जमानत जब्त हुई है। ललित नागर को आप ले लो, 56,000 के समथिंग वोट ललित नागर जी को मिल गए। क्या ईवीएम ने डाल दिए क्या? अकीब उनको पता था कि ललित नागर जी चुनाव लड़ेंगे? ये इस किस्म की बात है। वो अनेक सीट कितनी है ले लो आप हरियाणा प्रदेश में, अनेक वीडियो वायरल हो रही हैं। और अब निवास घोड़ेला जी आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को धीरा ना हरवा दिया जयप्रकाश जी के भाई ने। तो ये मैं इस बात को तथ्यहीन मानता हूँ। जो हार है उस बात को आदमी ना हार स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से केवल एक ही रिक्वेस्ट और प्रार्थना करके पूछना चाहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी, चलो ईवीएम का ठीक करा तो आप फोड़ रहे हो, आप प्रदेश के अध्यक्ष थे, आपकी जो नैतिक जिम्मेवारी थी संगठन को तैयार करना, वो भी क्या ईवीएम ने नहीं बढ़ने दिया क्या? संगठन को तो ईवीएम नहीं रोक रही थी, संगठन तो आपने बढ़ाना चाहिए था। और चलो पहले मान ले एक दूसरे के पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में विचारधारा मेल नहीं खा रही, अब तो सारी चीज़ें ठीक थी। किस कारण से आपने प्रदेश में संगठन को खड़ा नहीं किया? प्रदेश अध्यक्ष उस बात का जवाब दे। ईवीएम पर तो ठीक रहा तब फोड़ है ना, जब आप अपनी जो आपकी जिम्मेवारी थी, आप प्रदेश के अध्यक्ष थे, आपका नैतिक उत्तरदायित्व था कि आप इस हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के स्टेट बॉडी तक बनाने का काम करते। तब तो हम ये मानते कि भाई चलो ठीक काम हो रहा है। ईवीएम पे तो पूरे प्रदेश में 10-12 सीटें ऐसी हैं। देवेंद्र कादियान जी चुनाव लड़ रहे थे, कितने उदाहरण दे लो आप। पहले दिन हमने आपको बता दिया था मोदी लड़का चुनाव जीतेगा, क्योंकि जो जनता की आवाज़ होती है वो परमात्मा की आवाज़ होती है। इसलिए सच्चाई पर जा कर के ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमारी हार का मेन कारण क्या है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पार्टी का भला नहीं होने वाला। क्योंकि चलो पार्टी का तो भला होगा, लेकिन लोग कहाँ जाएंगे? जिन लोगों की आपके प्रति ये थी कि भाई हमारा राज बनेगा, हमारी सरकार बनेगी, वो लोग आज कहाँ खड़े हों, उस बात के प्रति किसका उत्तरदायित्व है वो बात नोट करी जाए। कुछ देखिए, नीचे नीचे ये भी बात कहने की कोशिश हो रही है कि क्या ये जाट या गैर जाट का चुनाव था। अगर ऐसा था तो आंकड़े बताते हैं कि 50% से ज़्यादा वोट बैंक है वो बाहर गया, दीपेंद्र हुड्डा या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के कहने से बाहर गया। और क्योंकि
जींद हारे हैं, पानीपत में हार हुई है, सोनीपत में हार हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं? जो इतना बड़ा जो जाटलैंड जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी है इन लोगों की करारी हार हुई है। नहीं प्रवीण जी, मैं एक बात मान कर चलता हूँ कि ये चुनाव जाट गैर जाट पे नहीं गया। ये चुनाव कहीं ना कहीं लोगों ने अपने अहम का चुनाव बना लिया। जो अगर फैक्ट पे आप जाओगे ना, तो फैक्ट ये है कि जहाँ जो आदमी मजबूत था वो फार्म भर के खड़ा हो गया, और वो आपने देखा भी होगा, बार बार चोई साहब के जाने के बाद भी लोग नहीं माने, और उन्होंने एक अच्छा, केवल ना अच्छा प्रदर्शन करा बल्कि कांग्रेस पार्टी को गैर आघात देने का काम किया है। जैसे कपूर नरवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, ये तो हमारे साथ के जिले के हैं, वो एक मजबूत साथी था, चलो उसको टिकट नहीं मिली, लेकिन लोगों ने उसको उठा दिया, और लोगों ने उठा दिया तो उसने चुनाव को लड़ा बखूबी, अच्छे प्रकार से लड़ा कपूर नरवाल ने चुनाव। ये थोड़ा कमजोर लड़ा, तो वो वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोलैप्स हुई। तो इसको तो आप ये मानकर चलो कि पार्टी के जो बागी उम्मीदवार थे, मेन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी के बागी प्रत्याशी खड़े हुए, वहाँ ज़्यादा नुकसान पार्टी को होने का काम हुआ। अब भी पिछली गलतियों से लगता नहीं कि कांग्रेस सबक ले रही है, क्योंकि कल एक इमरजेंसी मीटिंग हुड्डा साहब ने वहाँ पर बुलाई है, तो कहीं ना कहीं पहलवान जी ये तो फिर ऐसे ही लग रहा है कि भाई आपसी खींचतान है कांग्रेस की फिर से शुरू हो गई है। राजनीति में प्रवीण जी प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन इस बात को अगर हम लेकर के चलेंगे और खींचतान ज़्यादा बढ़ेगी तो भविष्य में भी नुकसान होगा, उसका कोई बेनिफिट थोड़ा निकलेगा। ठीक है, प्रयास करने चाहिए हर आदमी को, और मेरे को नहीं पता, ना मेरे पास कोई सूचना थी, ना मैं मेंबर हूँ आज तक, ना पीसीसी का, ना एआईसीसी का, ना अपना हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से, पत्र अखबार के माध्यम से पता चला था। हो सकता है वो मीटिंग ये ना बुला करके दूसरे तरीके से बुलाई गई हो, वो तो फिर नेतृत्व का अपना फैसला है, वो किस लिए गेट टुगेदर करने के लिए, एक दूसरे की इंट्रोडक्शन कराने के लिए मीटिंग बुलाई जा सकती है। लेकिन मैं ये मान कर चलता हूँ कि जितनी पार्टी में आपसी खींचतान होगी उसका नुकसान पार्टी को भरना पड़ेगा, और पार्टी को ही नहीं भरना पड़ेगा, इस हरियाणा प्रदेश की जनता को भी भरना पड़ेगा, और जिनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था, उन लोगों को भी इस बात का नुकसान भविष्य में काफ़ी लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है। क्या अभी आगे भी हुड्डा ही कांग्रेस रहेंगे वर्चस्व की ये लड़ाई में? क्या वो जीत पाएंगे? आपको लगता है कि राहुल गांधी दबाव में आएंगे? परवीन जी, आपने तीसरी बार ये प्रश्न करा है। मैं दबाव या इस किस्म की पॉलिटिक्स को मैं नहीं मान के चलता। मैं तो उस बात को मान के चलता हूँ कि राजनीति का एक धर्म होता है, और राजनीति के अंदर जो राजनीतिक धर्म है उसकी पालना करते हुए पार्टी को जो आदमी चला होगा वो पार्टी लंबी चलेगी, मजबूती से चलेगी, अच्छे प्रकार से चलेगी। और अगर ये मान कर चलेंगे कि बस हम हैं, तो फिर उस बात का नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हुड्डा साहब के सबसे बड़े डर की वजह क्या है, जो दोबारा से वो वर्चस्व है कायम रखना चाहते हैं किसी भी तरह? मैं इसको डर नहीं मानता प्रवीण, मैं इस बात को डर नहीं मानता। ये तो देखो हर आदमी का अपना एक अधिकार है, वो तो नेता बड़े नेता हैं, वो डर वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सेटबैक तो लगा है कि राज जो था वो बिल्कुल हमारे दरवाजे के ऊपर था, और वो राज वापिस चला गया, और इतने बड़े नेता, वयोवृद्ध नेता हैं, तो कहीं ना कहीं झटका तो उनको लगा है। डर का राजनीतिक आदमियों को भी डर नहीं होता। प्रजातंत्र में हारते भी हैं लोग, जीतते भी हैं, लेकिन अगर न्यू सोच का आदमी घर बैठ जाएगा कि भाई मैं तो हार गया, मैं डर गया, तो राजनीति थोड़ा कर सकता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है भाई, आज कुछ है कल परिदृश्य। पूरे भारतवर्ष के लोगों, मीडिया को, सट्टे बाजार को, इवन जो इस देश का चोटी का लोग उसको गोदी मीडिया की भी संज्ञा दे देते हैं, वो भी ये कह रहा था कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 60 से अबाउ सीट आएंगी, और वो नहीं आई। तो कहाँ फेल हुए? और हमने आपको पहले भी बताया था, मैं प्रवीण जी, चुनाव इस किस्म से चल रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी हो सकता है, और वो परिणाम आपके सामने आया। दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ा झटका है ये कहा जा रहा था। बिल्कुल मैं मान कर चलता हूँ जिस बात को कोई मानो या ना मानो, राजनीति के अंदर समय हमेशा एक सा नहीं चलता। लेकिन अब की बार जो माहौल था हरियाणा प्रदेश के अंदर, और लोगों की एक इच्छा भी थी, दिली इच्छा थी, आत्मा से ये चाह रहे थे कि दीपेंद्र भाई हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि शालीन भी थे, सभ्य भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और लोगों के बीच में भी रहे। लेकिन इतना मैं ये मान कर चलता हूँ कि इतना अच्छा चांस परमात्मा, मैं तो ये कहता हूँ अगली बार मिल जाए, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन के हिसाब से शायद ही कभी जीवन में मिलेगा, क्योंकि अब की बार तो बिल्कुल राज मुट्ठी में से जैसे रेत फिसल जाता है ना, इस किस्म से निकल गया। 15 साल हो जाएंगे मतलब कार्यकर्ता को,
और तो पहलवान जी, क्या एक्सपीरियंस आपका है कि जब 15 साल हो जाते हैं आपको विपक्ष में बैठे बैठे, तो कार्यकर्ता का मोरल कैसा रहता है? क्या अधिकतर उसमें से छिटक जाते हैं, या इतना समय होने के बावजूद भी है वो संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं? देखो प्रवीण जी, राजनीति के अंदर नेता की तो एक मजबूरी होती है, वो चुनाव हारो चाहे वो चुनाव जीतो, उसको पैरेलल वहीं लगा रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका काम ही राजनीति करने का है। वो तो अपनी राजनीति में मशगूल रह जाएगा। लेकिन आम जो ग्रास रूट का जो वर्कर है, वो वर्कर अपनी अब कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाशेगा, क्योंकि 10-15 साल तक जब एक वर्कर वेट में रह जाता है, एक किसी का बच्चा मान लो आज नौकरी लगने के लायक है और वो बच्चा 15 साल के बाद ओवरेज हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता तलाशेगा। और फिर कहीं ना कहीं राजनीति के एक हवा के दौर से गुजरती है। जैसे जिस प्रकार से 2014 के अंदर एक बूम बनया, मोदी 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 मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर छोटा बच्चा जो मोदी को शक्ल से नहीं जानता था वो भी मोदी मोदी करने लग गया। हम गांव में, तो उस टाइम पर मैं इंडियन नेशनल लोकदल में था, जिला प्रधान भी था, हम गांव के अंदर जाया करते, तो इवन लेडीज मातृशक्ति हमारी जो गितवाड़ में जाया करती या काम कराया करती खेतों में, वो भी रास्ते में चलती है, बोले ये हरे झंडे कड़ा के वोट तो मोदी की हैं। और हम ये भी कह देते थे, मगर मोदी आपने देखा? बोला देखा ना देखा, अच्छा आदमी है। तो एक हवा बनती है राजनीति के अंदर। वो हवा कौन बनाता है, कौन सी पार्टी बनाती है, कौन कितना संघर्ष करता है और कौन वर्करों को अपने साथ जोड़कर चलता है, तो उसका परिणाम तो फिर आने वाला समय बताएगा। कई जगह जैसे हम घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि अब कभी हुड्डा पिता पुत्र हैं, सरवाइव नहीं कर पाएंगे राजनीति में। देखो सच्चाई मानते हैं आप? क्योंकि ये बातें अब उजागर होने लगी हैं पहलवान जी। परवीन जी, ऐसा है, ना एक कम्युनिटी से, ना एक परिवार से, ना एक घर से कभी भी कोई राजनीति नहीं चलती। हुड्डा साहब जो नेता बने वो कोई एक कम्युनिटी से थोड़ा बने थे। हुड्डा साहब ने 3 बार तो देवीलाल शरीफ के व्यक्ति को भी हराया है यहाँ से। मैं ये बात मान के चलता हूँ, लोगों के अपने अपने व्यूज़ और अपने अपने राजनीति के देखने के नज़रिए हैं। लोग तो ये भी देख रहे थे कि आगे 70 अबाउ सीट आएंगी, और हमने आपको तब भी ये कहा था, माँ परवीन जी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, परिणाम कुछ भी हो सकता है, नहीं कहा हो तो आप बता दो। तो अपने अपने नज़रिए हैं। राजनीति के अंदर कोई भी नेता परवीन जी फेल नहीं होता। फेल होता है तो वो केवल और केवल अपनी नीतियों से फेल होता है। अगर आदमी की नीति ठीक है, चुनाव में हार जीत चलती है। तो देवीलाल चुनाव हारे, 3 बार लगातार चुनाव हारे, छत्रपाल जी से भी हार गए, लेकिन संघर्ष उन्हें छोटा नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फिर संघर्ष करा रहे प्रदेश में सरकार बनाई। तो चुनाव में तो हार जीत तो चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो नेता अपने वर्कर को, अपने कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान देगा, उचित व्यवहार से नवाजेगा, वो नेता कभी दबता नहीं है। और वो भविष्य के, अगर मैं आज क्या है कल क्या होगा परवीन जी, हमारा आप यहाँ बैठे हैं, कल पता हम हुआ ना हुआ क्या हो, किसके बात का भविष्य की बात तो मैं तो एक ही मान के चलता हूँ, राजनीति के अंदर वो नेता लंबा चलेगा जो बिल्कुल जिसकी नीतियाँ पारदर्शी होंगी। नायब सिंह सैनी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे आगे दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति के लिए? बिल्कुल, राजनीति में प्रतिद्वंदिता है और नायब सैनी आज छोटे पद पर नहीं है। दीपेंद्र भाई तो एमपी है ना, नायब सिंह जी के पास तो आज काम करने के लिए अनेक अवसर हैं, उनके पास साधन है, संसाधन है, सरकार है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जिस किस्म से वो लगे हुए हैं आज वो तो लेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से मैं बधाई भी देता हूँ मुख्यमंत्री होने के नाते, और ये उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके ऊपर उसको क्रियान्वित करने का काम नायब सैनी जी करें। बहुत बहुत शुक्रिया पहले, थैंक यू। ये अब पूरा प्रदेश देख रहा है इन चीज़ों को। एक तरफ सैनिक कैबिनेट है, उसमें जो मंत्रिमंडल है वो आज शपथ है वो ले रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो खींचतान है उसकी शुरुआत है वो दोबारा से हो गई है। और जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हैं या दीपेंद्र हुड्डा हैं या उदयबान हैं, जिनके पास सारे चुनाव की भी कमान थी, लेकिन जो जिम्मेदारी भरे बयान होने चाहिए इतने बड़े नेताओं के, शायद वो उस तरह के नहीं हैं, क्योंकि सारा ठीकरा ईवीएम के सिर है वो फोड़ा जा रहा है। जैसे कि अभी पहलवान जी बता रहे थे कि क्या संगठन बनाने के लिए भी ईवीएम ने मना कर दिया था, क्या एक अन्य बिरादरी के नेताओं को जोड़ने के लिए भी या उनका सम्मान करने के लिए भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसके लिए भी ईवीएम ने है क्या वो मना कर दिया था। तो अभी नज़र नहीं आ रहा है कि अपनी गलतियों से कांग्रेस को इस सबक लेने के लिए यहाँ पर अभी दिखाई है वो दे रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं एक अच्छे विपक्ष की तरह कांग्रेस संगठित होकर है वो बीजेपी के साथ मुकाबला करे। शुक्रिया।